हेलो फ्रेंड्स, ये है एनसीईआरटी साइंस के नोट्स हैं जिसमें 6th क्लास के मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। ये 7th क्लास के जिसमें मैं 5 या चैप्टर की आपको समरी टोटल बता दूंगी जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। इसके साथ साथ हमारे लूसेंट जो एंसेंट हिस्ट्री वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपको उसके देखने हैं तो उसकी प्लेलिस्ट में आपको उसका लिंक दे दूँगी। अब हम आगे करेंगे क्या नाम वर्ल्ड हिस्ट्री करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री के बाद में फिर मैं आपको मीडिएवल और फिर एंसेंट हिस्ट्री कराऊंगी। तो मैं स्टार्ट करते हैं हम पौधों का पोषण इसमें। तो इसमें कि सूर्य क्या होता है कि सूर्य सभी जो सजीव प्राणियों के लिए ऊर्जा का चरम स्रोत होता है। मतलब क्या होता है कि जितने भी जीवित प्राणी है सभी के लिए ऊर्जा ही होती है जिससे उसको प्रकाश मिलता है। हरे पौधों में भोजन संश्लेषण की प्रक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या होता है कि जो पौधे जो खाना बनाते हैं जो उसके सर्वाइव के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं वो किसके लिए उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में ही वो संपूर्ण हो सकता है। तो उससे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। पत्तियों में जो हरा लवण, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब पूछा जाता है हरा लवण जो होता है वो उसे क्या कहते हैं, उसे क्लोरोफिल कहते हैं। जिसमें मतलब पत्तियां की जो हरे रंग की होती है क्लोरोफिल की वजह से होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। क्लोरोफिल क्या होता है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करने में सहायता होती है। जो भी सूर्य का प्रकाश होता है उसको वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये क्लोरोफिल की एक कार्य होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में जल प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे माल का कार्य करते हैं। ऑक्सीजन जो भी सभी सजीव प्राणियों के लिए जीवन की उत्तरजीविका के लिए आवश्यक होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान ही बनता है। मतलब कहते हैं कि जो भी फोटोसिंथेसिस, मतलब पौधे जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही जो खाना बनाते हैं तो वो जो एक रॉ मटेरियल के रूप में क्या क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं वो, और जल लेते हैं और प्रकाश संश्लेषण लेते हैं। ये सभी उसके लिए होता है। और ऑक्सीजन भी वो उसके क्या करते हैं, उसमें वो उसके लिए भी ज़रूरत होती है क्योंकि जो सांस की प्रक्रिया होती है वो ऑक्सीजन के थ्रू ही होता है। लेकिन सिर्फ प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के दौरान ही वो क्या करते हैं, जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। बाकी जैसे हम सांस लेते हैं, सांस के दौरान भी वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। लेकिन जो भी वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। और जो श्वसन में जो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं उसकी काफ़ी कम मात्रा होती है। पौधे जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों के रूप में कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। मतलब जो भी पौधे खाना बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में अपने खाने को बनाते हैं। जो पत्तियों में जो स्टार्च और मंड की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण का होना दर्शाता है कि इसमें जो स्टार्च होता है पत्तियों में, और कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ये सब बना होता है। मृदा में जो कुछ जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी रूप से परिवर्तित कर देते हैं, इससे मृदा में छोड़ देते हैं। क्योंकि जो भी पौधे होते हैं उसको सर्वाइव करने के लिए नाइट्रोजन न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है। जो नाइट्रोजन होते हैं वो एनवायरनमेंट से सीधे नहीं लेते, लेकिन क्या होता है कि जो मिट्टी में कुछ जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट से नाइट्रोजन लेते हैं और उसको मृदा में क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं नाइट्रोजन को, और पौधे क्या कर लेते हैं, उसको फिर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आगे है कि कीटों में जो भक्षण करने वाले जो पौधों को क्या कहते हैं, कीटभक्षी पादप कहते हैं। कि जो पादप होते हैं वो छोटे छोटे कीट को खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कीटभक्षी पादप कहते हैं। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और आवास तथा पोषक तत्व एक दूसरे से बांटते हैं, जिसको सहजीवी संबंध भी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो लाइकेन होते हैं सहजीवी संबंध एक उदाहरण होता है। लाइकेन कहते हैं, ये पूछा जाता है कि जो सहजीवी जो संबंध है वो उसका मतलब संबंध किसका एक उदाहरण है। तो सहजीवी संबंध जो लाइकेन होते हैं, तो लाइकेन जो पेड़ होता है उसका एक रिलेशन होता है, वो सहजीवी के संबंध में ही होता है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज हमारे भोजन के संगठन होते हैं, हमारे शरीर के लिए भोजन के संगठन के लिए आवश्यक होते हैं, जिन्हें हम पोषण कहते हैं। मतलब कहते हैं कि जो भी जैसे हम खाना खाते हैं तो उसमें वो खाना सफिशिएंट तभी होगा जब उसमें प्रोटीन भी होगा, सही मात्रा में मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, वसा भी मिलेगा, विटामिन मिलेगा, खनिज मिलेगा, तभी ये सारे क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं हमारे भोजन के, जो हमारे ग्रोथ के लिए सभी के लिए हमारे जरूरत होती है, उन्हें हम पोषक कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब देखते हैं हम जंतु में पोषण। जैसे हमारे जो पौधों में पोषण की जरूरत है ऐसी जंतुओं में जरूरत होती है। मानव सहित सभी जो जीवों को वृद्धि करने के लिए, शरीर को स्वस्थ एवं गतिशील बनाए रखने के लिए खाद्य पदार्थों की आवश्यकता है। मतलब सभी को हम खाने की जरूरत होती है, चाहे वो जीव हो, चाहे ह्यूमन बींग हो या मानव हो। पाचन रस
जटिल पदार्थों को उनके सरल रूप में बदल देता है। जो पाचन रस होता है, जो भी हम जटिल चीज़ें खाते हैं जिसे हमने ग्रहण कर लिया है, तो उसको छोटे छोटे रूप में उसको बदल देते हैं। आहार, नाल और जो समृद्ध ग्रंथिकाएं मिलकर ही सब ये क्या करती है, पाचन तंत्र का हमारा निर्माण करती है। जंतु पोषण में पोषक आवश्यकताएं क्या क्या होती है कि जंतु के जो पोषण में, न्यूट्रिशन में क्या क्या होता है, पोषण की आवश्यकता होती है, उनमें न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है। पोषण अधिग्रहण भोजन को भी मतलब उसको अधिग्रहण खाना पड़ेगा, उसकी विधियाँ, जो भी किस तरह से भोजन खाया जाता है जानवरों के द्वारा और शरीर में इनका प्रयोग करना, सारे इसमें सम्मिलित होते हैं। आहार, नाल एवं स्रावी ग्रंथि का संयुक्त रूप से मानव के पाचन तंत्र का निर्माण करती है। फिर इसमें आता है मुख गुविका होती है, जिसे मुंह से हम खाना खाते हैं। फिर ग्रसिका होती है, अमाशय होते हैं, शुद्रांत्र होता है। फिर यह है कि वृद्धांत्र होता है जो मलाशय में ही समाप्त हो जाता है। फिर गुदा सम्मिलित होते हैं और पाचन रस में स्राविक करने वाली मुख्य ग्रंथिका होती है। जैसे लाल ग्रंथिका वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन सी पाचन रस में कौन कौन सी जो ग्रंथिका सम्मिलित होते हैं, हमारे लाल ग्रंथिका, यकृत, अग्नाशय, तो ये आपको याद करना है। फिर आया अमाशय की भित्ति और शुद्राष्ट की भित्ति भी पाचन रस में स्रावित करते हैं। स्रावित का मतलब क्या होता है कि उसमें जूस को रिलीज करती है। कौन कौन सी, लाल ग्रंथिका, यकृत, अग्नाशय, अमाशय की भित्ति और शुद्राष्ट की भित्ति सब पाचन रस में क्या होते हैं, स्रावित होती है। विभिन्न जीवों में भोजन ग्रहण करने की विधियां भी अलग अलग होती है, भिन्न होती है। पाचन एक जटिल प्रक्रम होता है जिसमें हमारा अंतर्ग्रहण होना। अंतर्ग्रहण का मतलब जब हम खाने को खाते हैं, अंतर्ग्रहण हमने इसको अंदर लिया, फिर पाचन हुआ, उसका फिर अवशोषण, उसको रिलीज हुआ, शरीर में जितना पोषण को खाने को मिले ना वो लिया, बाकी को एनर्जी के रूप में रिलीज हुआ, कुछ ब्लड में इंक्लूड हुआ और स्वांगीकरण एवं निष्कासन सम्मिलित होता है। जो भी हमारी मतलब शरीर के लिए जो चीज़ जरूरत नहीं थी, ये एसिड्स का काम करती है, वो शरीर से बाहर निकल जाती है। तो ये सारे हमारे एक तरह से एक पाचन का ये एक क्रिया होती है। फिर भोजन के अंतर्ग्रहण में मुख के द्वारा होता है। मतलब अंतर्ग्रहण का मतलब कहते हैं कि खाना किसके द्वारा होता है, मुख के द्वारा होता है। आहार को शरीर के अंदर लेने की क्रिया अंतर्ग्रहण कहलाती है। मतलब जो भी हम खाना खाते हैं, जब उसको अंदर ले लेते हैं, उस क्रिया को क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अमाशय का आंतरिक जो अस्तर जो सतह को श्लेष्मा या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रस स्रावित करता है। मतलब इसमें क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है और जो रस को वो रिलीज करता है। फिर मंड जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख से ही प्रारंभ होता है। प्रोटीन का जो पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। यकृत के द्वारा स्रावित पित्त अग्नाशय स्राव और शुद्राक्ष भित्ति तथा स्राविक पाचन रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का जो पाचन होता है शुद्राक्ष में पूरा हो जाता है, इसमें सब कंप्लीट हो जाता है। श्लेष्मा अमाशय के आंतरिक स्तर की सुरक्षा प्रदान करती है। जो भी उसके अमाशय में एक परत टाइप में होती है, तो वो क्या होती है, उसकी सुरक्षा को प्रदान करती है। फिर जल के कुछ लवण होते हैं, बृहस्पति में अवशोषित होती है। अवशोषित जो पदार्थ होता है शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर देती है। बिना पचे जो अपशिष्ट जिनका अवशोषण मतलब जो बिना पचे जो खाना रह जाता है, जिसे शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, उससे अवशोषण नहीं कर पाता, मल के द्वारा गुदा के द्वारा शरीर से बाहर वो निकल जाता है। नहीं तो शरीर में क्या होगा, वो हमारी दिक्कत शुरू कर देता है। फिर हमारे की गाय, भैंस और हिरन जैसे जो घास खाने वाले जो जंतु होते हैं वो रोमथी या रूमिनेट्स कहलाते हैं। मतलब जो भी घास खाने वाले को रूमिनेट कहते हैं। वे पत्तियां का अंतर्ग्रहण तीव्रता से करके, मतलब पहले पत्ते को जैसे घास को जल्दी जल्दी खाया और उसको वो निकल लेते हैं। और तथा रुमेन में भंडारित, रुमेन एक पेट में एक जगह होती है, एक थैला टाइप में बना होता है, तो उसमें वो उसको स्टोर कर लेते हैं और कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः फिर मतलब क्या कहते हैं कि उस रुमेन में फिर मुख में आता है खाना, और वो क्या करते हैं जो पशु होते हैं फिर धीरे धीरे जुगाली करके उसे पचाते रहते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं उसका पाचन करते रहते हैं। अमीबा में भोजन का जो अंतर्ग्रहण होता है पादप की सहायता से होता है। इसका जो पाचन जो खाद्य धानी में होता है, जो अमीबा का होता है। फिर यकृत के होते गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथिका होती है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी दक्षिण की ओर अवस्थित होती है और यह शरीर के सभी बड़ी ग्रंथिका में होती है। फिर यकृत होता है कि जो पित्त रस में स्रावित होता है, जो यकृत होता है, यकृत के जो पित्त रस में स्रावित होता है जो पित्ताशय में संग्रहित होता है, पित्ताशय की मतलब यकृत में होता है और वह वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तब पूछा जाता है कि जो यकृत होता है पित्त रस स्रावित होता है वो कहाँ संग्रहित होता है, वो कहाँ होता है, हमारे पित्ताशय में होता है। फिर आगे कि अग्नाशय एक हल्के पीले रंग की ग्रंथिका, किस तरह का हल्के पीले रंग की ग्रंथिका होती है जो पाचन के लिए बहुत से एंजाइम स्रावित करती है, जैसे हम पेप्सिन,
ट्रिप्सिन या पेनक्रियाटिन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये पूछा जाता है कि अग्नाशय किस रंग की ग्रंथि का होती है? पीले रंग की होती है। और जो पाचन के लिए जो भी एंजाइम स्रावित होती है, जो रिलीज होते हैं, वो हमारा पेप्सिन, ट्रिप्सिन या पेनक्रियाटिन होते हैं। तीनों आपको याद करना। अब आता है हमारा ऊष्मा। एक टॉपिक है, किसी भी वस्तु में उष्णता गर्मी की विश्वसनीय माप करने के लिए उसके ताप से की जाती है। मतलब वस्तु में गर्मी किस तरह से है, हम किस तरह बता सकते हैं कि ये वस्तु गर्म है, ये नहीं तो हम क्या उसके ताप से हमें पता चल जाएगा कि वस्तु गर्म है। ताप मापने के लिए उपयोगी की जाने वाली युक्ति को तापमापीय थर्मामीटर कहते हैं। जैसे हमें कभी बुखार हो जाता है, हमारे शरीर में क्या हो जाता है कि थोड़ा गर्म हमें फील होना शुरू हो जाता है, तो हम क्या करें, थर्मामीटर की सहायता देख लेते हैं कि हमारे शरीर का टेम्परेचर कितना है। तो ये क्या होती है, एक तरह से एक तापमापी की एक युक्ति होती है थर्मामीटर, जिससे हम शरीर का तापमान माप सकते हैं। जिस तापमापी में हम अपने शरीर के तापमान को मापते हैं उसे हम डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं, जो भी हम घर में यूज़ करते हैं। फिर डॉक्टरी जो थर्मामीटर में एक लंबी बारीक या एक समान व्यास की कांच की नली टाइप इस तरह की होती है। ये आप देखो, ये थर्मामीटर में होती है, इस टाइप की होती है। इसके एक सिरे में एक बल्ब होता है, एक बल्ब टाइप में होता है, और बल्ब में जो पारा भरा होता है और बल्ब के जो बाहर नली में पारे की एक पतली चमकीली जो धारी निकल, जिससे हम टेम्परेचर देखते हो, इस टाइप की होती है। यहाँ पे एक बारीक सी होती है। थर्मामीटर पर आपको ताप मापने का एक माप क्रम स्केल भी दिखाई देता है। उपयोग की जाने वाली यह एक मापी सेल्सियस स्केल होता है, जिसे हम डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। जो भी हम टेम्परेचर होता है वो डिग्री सेल्सियस में होता है। फिर डॉक्टरी थर्मामीटर में हम जो 35 डिग्री से 42 डिग्री, कहाँ तक होते हैं, 35 से 42 डिग्री के बीच के तापमान माप सकते हैं। अर्थात जो डॉक्टरी थर्मामीटर में सेल्सियस थर्मामीटर में सिरा पर 35 से 42 डिग्री तक का होता है। जो भी ये हमारा थर्मामीटर होता है 35 डिग्री से होता है 40 डिग्री तक। फिर हमारे तापमान का अंतर्राष्ट्रीय जो मानक होती है मात्रक है केल्विन, इंपॉर्टेंट्स होता है। पूछा जाता है कि इसका अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है, सही मानक है, तो हमारे केल्विन है। और ये भी पूछा जाता है कि जो थर्मामीटर में सेल्सियस मापने के लिए कितनी सीमा होती है, 35 डिग्री से 42 डिग्री तक। कहीं कहीं आप तापमान फ़ारेनहाइट्स में भी मापा जाता है। भारत में जो शरीर का ताप बुखार के समय डॉक्टरी थर्मामीटर में फ़ारेनहाइट में भी मापा जाता है, दोनों जीव सेल्सियस में और उसमें भी। फिर मानक जो शरीर का सामान्य ताप होता है 37 डिग्री सेल्सियस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं पर पूछा जाता है कि मानव शरीर में सामान्य ताप कितने डिग्री का, तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। सामान्य ताप स्वस्थ व्यक्तियों के विशाल समूह के शरीर का औसत होता है। जो सामान्य निकाल जो 37 होता है वो औसत होता है। प्रयोगशाली जो तापमान में परिषद जो प्राय होते हैं 10 डिग्री से लेकर और 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो भी हम लेबोरेटरी थर्मामीटर में मापते हैं। तो इसका कितना होता है 10 डिग्री से लेकर 110 डिग्री तक। फिर डॉक्टरी थर्मामीटर में बल्ब के पास एक भिंगंग होता है, जो पारे के तल को अपने आप नीचे गिरने देता है। मतलब इस तरह से होता है, ये लेबोरेटरी कुछ होता है। तो यहाँ पे एक इस तरह से बना होता है कि लेवर देखता रहता है कि इसको इस तरह से नीचे नहीं गिरने देता, इस टाइप का होता है। आजकल तापमान मापने के लिए अंकीय जो तापमापी डिजिटल थर्मोमीटर देखा होगा आपने, का प्रयोग हो रहा है। इसके टूटने का खतरा भी कम होता है कि जो पहले जो पारे वाला थर्मोमीटर होता है, जब उसको टूट जाता था, जो पारा होता है काफ़ी हार्मफुल होता था, तो इसलिए उसकी जगह डिजिटल आता है। आपके घर में भी आपने देखा होगा नंबरिंग वाला होता है। ऊष्मा सदैव गर्म वस्तु से या अपेक्षाकृत ठंडी वस्तु के प्रभावित होते हैं। मतलब जो भी गर्मी होती है यहाँ पे गर्म से लेकर ठंडे की ओर इस तरह से वो संचालित होती है, गर्म से ठंडी तक। ऊष्मा का स्थानांतरण, जब ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो ऊष्मा का स्थानांतरण कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा का स्थानांतरण कहते हैं। जैसे हमने एक यहाँ पे एक कुछ कैंडल जल रही है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ सपोज करो यहाँ पे कुछ ईंट रखी है और इस साइड भी कुछ यहाँ पे लोहे की चीज़ रखी है। तो यहाँ पे जब ये यहाँ से जलेगी तो आप देखेंगे कि इसका तापमान इस तरह संचालित धीरे धीरे क्या होगा कि जो यहाँ पे रखी चीज़ें स्थान पे वो भी गर्म हो जाएगी। इसलिए जो ऊष्मा का संचरण होता है गर्म से लेकर ठंडे साइड तक होता है। फिर ऊष्मा के स्थानांतरण की 3 विधियाँ होती है, चालन, संवहन और विकिरण। वेरी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये भी पूछा जाता है कि ऊष्मा के स्थानांतरण की कितनी विधियाँ होती है, चालन, संवहन और विकिरण। वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होता है चालन कहलाता है। मतलब गर्म से गए तो ये चालन कहेंगे, और ठोसों में ऊर्जा प्राय चालन के प्रक्रम के द्वारा ही स्थानांतरित होते हैं। जो भी ठोस चीज़ें होती है, जैसे यहाँ पे ईंट है या फिर लोहा है, कोई भी उस साइड में जाएंगे तो ठोस है, तो इसमें संचरण कहते हैं वो गर्म से लेकर ठंडे साइड में होता है। जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से जाने देती है उसे ऊष्मा का संचालक कहते हैं। जिससे कहते हैं जैसे बिजली हो जाए, जैसे तार अपने देखे एल्युमिनियम के बने होते हैं, लोहे के, कॉपर, तांबे के, तो ये क्या होती है, थोड़ी सी चालक होते हैं। मतलब इससे जो ऊष्मा आसानी से वो हमारी संचरण हो जाती है। तो कौन से? एल्युमिनियम, आयरन और कॉपर।
ठीक है। फिर जो पदार्थ अपने से होकर ऊष्मा को आसानी से नहीं जाने देते, मतलब गर्मी आसानी से नहीं जाती, तो उससे ऊष्मा का कुछ चालक होता है, जैसे प्लास्टिक या लकड़ी। आप देखेंगे कि जो भी हमारे खाना घर में खाना बनाने वाले जो चीज़ें होती है, जैसे बर्तन के जो हैंडल होते हैं प्लास्टिक लकड़ी का बना होता है, जिससे जो गर्माहट है हमें फील नहीं होती। तरल पदार्थों में ऊष्मा का स्थानांतरण की विधि को संवहन कहते हैं, कि जो भी तरल पदार्थ में ऊष्मा का स्थानांतरण, मतलब तरल, जैसे हम पानी को गर्म कर रहे हैं और यहाँ से हमने एक कैंडल जलाया, तो आप देखेंगे जो जो पानी होगा, तो पानी धीरे 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 गर्म होकर ये ऊपर वाला पानी भी वो गर्म हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये इस विधि को क्या होगा, तो संवहन कहते हैं। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं, कि जो समुद्र की ओर से आती वायु को समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र का जो जल होता है स्थल की अपेक्षा धीमी गति से ठंडा होता है, मतलब जो समुद्र का जल होता है, क्योंकि जो हमारी क्या नाम जमीन होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है, लेकिन समुद्र का जो जल होता है वो अपेक्षा धीरे धीरे होता है। इसलिए जो स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है तो उसे थल समीर कहते हैं। मतलब कहते हैं कि जो भी हमारे जमीन से लेके और जो इस तरह समुद्र की ओर जो भी हवा जाती है और समुद्र की तरफ बहती है समुद्र के, तो उसे थल समीर। थल का मतलब थल से उठी और समुद्र गई थी। आपको याद कर सकते हो, थल का मतलब जमीन, तो जमीन से उठ के कहाँ समुद्र में गई, इसलिए थल समीर कहेंगे। ऊष्मा स्थानांतरण की वह विधि जिसमें ऊष्मा का गमन के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती विकिरण कहलाते हैं। सूर्य से, मतलब कहते हैं कि जो भी हम ऊष्मा भी ये मतलब हम संवहन देके और संवहन देखा, या वो इसमें यहाँ से गई गर्म से ठंडी गई, लेकिन जिसमें हमें किसी माध्यम की जरूरत ही नहीं होती, उसे क्या कहते हैं, विकिरण कहते हैं। सूर्य से हम तक ऊष्मा विकिरण प्रक्रम के द्वारा ही मापी जाती है, उसके द्वारा ही हमारे पास आती है। विकिरण के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण में किसी माध्यम जैसे वायु या जल की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम पानी को गर्म किए तो जल के द्वारा तो हमारा तापमान वो हुआ, इससे क्या हुआ कि तापमान से वो गर्म हुआ, लेकिन इसमें विकिरण से हमें इन दोनों की जरूरत ना है, तो वायु की और नहीं जल की। माध्यम विद्यमान है या नहीं, विकिरण के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है इसके द्वारा। जब हम किसी भी तापक या हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें इसी प्रक्रम के द्वारा ऊष्मा मिलती है। तो क्या होता है, हीट इसमें बैठे सामने जैसे हीटर हम देखें तो उससे क्या होगा, विकिरण के द्वारा हमें क्या मिलेगा, उससे ऊष्मा मिलेगी। सभी जो गर्म जो पिंड विकिरण के द्वारा ऊष्मा का विकिरण करते हैं, जब ये ऊष्मा विकिरण किसी भी अन्य वस्तु से टकराते हैं तो इसका कुछ भाग परावर्तित हो जाता है और कुछ भाग अवशोषित हो जाता है, तो कुछ भाग परागत हो जाता है। ऊष्मा के अवशोषित भाग के कारण वस्तु का ताप बढ़ जाता है। मतलब कहते हैं कि जो कोई भी गर्म पिंड से ऊष्मा आई, जैसे मतलब इस साइड से ऐसे आई तो इसे जाकर कुछ तो यहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, कुछ फिर वापसी हो गई, ठीक है। तो कुछ चीज़ें आती है, कुछ जाता है, कुछ इस साइड में इसमें इतने में चली जाती है, इधर हवा में चली जाती है, कुछ इधर। लेकिन जो तापमान हमारा सीधे वस्तु की ओर जाती है तो उससे क्या होता है, उसका ताप बढ़ जाता है। गहरे रंग के जो पृष्ठ अपस्कार्त अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, जो गहरे रंग की जो जगह होती है वो ज़्यादा ऊष्मा का अवशोषण करती है, इसलिए सर्दियों में गहरे रंग के वस्त्र पहनना हमें सुखद लगता है। मतलब कहते हैं कि जो भी हम मतलब गर्मियों में क्या करते हैं कि जो गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं, जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं कि ये क्या होते हैं कि हमें जो वो होता है क्या नाम, सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको जल्दी ही अवशोषण करते हैं। हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं उसमें विकिरण के अधिकांश भाग को प्रभावित कर देते हैं, मतलब उसको क्या कहते हैं, वापसी भेज देते हैं, ठीक है। जो गहरे रंग के तो अब्सॉर्ब करते हैं ज़्यादा हीट को, लेकिन जो हल्के रंग के होते हैं वो जो ऊष्मा आ रही है, जो गर्मी आ रही है उसके विकिरण को परावर्तित करते हैं, मतलब उल्टा वापसी भेज देते हैं। इसलिए गर्मी में हम हल्के रंग के वस्त्र अधिक आरामदेह होता है। कि क्या होता है कि गर्मी में क्या होता है, हल्के रंग के पहनते हैं, सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं, कि गहरे रंग के कपड़े तो हीट को ज़्यादा अब्सॉर्ब करेंगे, इसलिए हमें शरीर को गर्माहट फील होता है। लेकिन जब हम उसी में यदि के अपोजिट देखें तो गर्मी में क्या होगा, हम हल्के रंग के पहनेंगे, क्योंकि जो भी हमारे बाहर से जो भी ऊष्मा आ रही है वो क्या होगी, मतलब पूरी तरह से वो शरीर में अब्जॉर्ब न कर हल्के रंग का प्रभावित करते हैं, उसके ऊष्मा को वापसी भेज देते हैं। ऊन क्या होती है, ऊष्मा रोधी होती है। इसके अतिरिक्त ऊन के रेशों के बीच वायु फंसी या टैप रहती है। मतलब कहते हैं कि ऊष्मा जो ऊन होती है ऊष्मा रोधी होती है, मतलब उससे क्या हो जाता है कि जो ऊष्मा वो जा नहीं पाती है, और जो भी जो ठंड होती है बाहर का जो वातावरण होता है, जो भी ऊन के जो रेशे होते हैं छोटे छोटे, उसके बीच में वायु फंस जाती है, और इससे क्या होता है कि जो हमारा शरीर है, हमारा शरीर हमें गर्माहट फील करता है, मतलब हमारे शरीर की जो गर्मी होती है उसको बाहर नहीं जाने देती ऊष्मा, इसलिए हमें गर्माहट फील होती है। अब आता है हमारा अम्ल, क्षारक और लवण, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जाम में पूछा जाता है इसमें से।
तो इसमें हमारा दही, नींबू का रस, संतरे का रस और सिरके का स्वाद खट्टा होता है। आप सबको पता है कि यदि आप दही को खाएंगे तो वो खट्टी दिखाई देगी आपको, खट्टे मतलब स्वाद होगा उसका। नींबू का रस भी खट्टा होता है, संतरे का रस भी होता है और सिरके का भी स्वाद ऐसा होता है। तो ये किसकी वजह से होता है? इनको खट्टा करने वाले पदार्थ को क्या बोलते हैं? उसको अम्ल बोलते हैं। और अम्ल को क्या बोलते हैं? एसिड बोलते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, बकबका होता है और जो स्पष्ट करने पर साबुन जैसे, मतलब हमें कहते हैं हमें सोफी दिखाई देते हैं और टच करने पर, और सारक होता है उनको क्या बोलते हैं? बेस। तो ये कहते हैं बेस होते हैं, जैसे हमारा खाने का सोडा को साबुन होगा। तो ये पूछा जाता है जिनमें खट्टे का स्वाद होता है तो कौन, मतलब खट्टा करने वाला जो पदार्थ कौन सा होता है? अम्ल होता है। और जिसका कड़ स्वाद होता है, स्पष्ट करने सोफी दिखाई देते हैं, तो वो किस तरह से होगा? हमारे खाने का सोडा और साबुन से होता है, वो कहते हैं बेस होता है। अम्ल और जो सारक का पता लगाने के लिए वस्तु को सूचक कहते हैं, जिससे पता चल जाता है कि किसी भी वस्तु में हमारा अम्ल है, एसिड है या हमारा बेस है। जिससे हम उनका पता लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? इंडिकेटर बोलते हैं। और ये इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं? एक हमारा लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है, जो लिटमस पत्र होता है जो हमें प्राकृतिक नेचुरल रूप से मिलता है, जो हमारे लाइकिन नामक पौधे से प्राप्त है। लाइकिन के एक तो नेचुरल होता है, हरे रंग का होता है, और जो एक सहजीवी ऊपर हम देखे तो सहजीवी होते हैं ये, ठीक है, सहजीवी टाइप में होता है। फिर हमारी इसमें के जो लिटमस पत्र दो प्रकार के होते हैं, एक लाल लिटमस पत्र और एक हमारा नीला लिटमस पत्र। कोई भी पदार्थ अम्लीय है या हमारा एसिड्स है या हमारा बेसिस है तो उसका परीक्षण करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग किया जाता है। ये जो पदार्थ जो सूचक कहलाते हैं, ये जो पदार्थ सूचक कहलाते हैं, जैसे हमारा लिटमस पत्र होता है, हल्दी, गुड़हल की पंखुड़ियाँ, तो इनसे हमें पता चल जाता है कि किस वस्तु में हमारा एसिड या बेस है या हमारा न्यूट्रल है। सिरका में एसिडिक अम्ल पाया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है था। ये पूछा जाता है कि सिरके में क्या होता है? एसिडिक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में क्या चीज़ होती है? यह आता है फॉर्मिक अम्ल होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, इंपॉर्टेंट है। दही में क्या होता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक इसको अम्ल पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा ऐसे विलयन जो लाल अथवा नीले लिटमस पत्र के रंग को परिवर्तित नहीं करता, मतलब उसको चेंज ही नहीं कर पाता, तो उसको बोला उदासीन विलयन बोलते हैं, यह न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक मिलकर एक दूसरे का प्रभाव को समाप्त कर देते हैं, मतलब अब एसिड की समान मात्रा मिला दी और हमने क्या बेस की मिला दी, तो ये क्या होगी? एक दूसरे का जो भी इफेक्ट है वो खत्म कर देंगे, उसको क्या बोले? उदासीनीकरण बोलते हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। जब चूने के पानी में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाया जाता है तो जिससे हमारे कैल्शियम सल्फाइड जल और उष्मा निकलती है। तो इन चीज़ों से क्या होती है? तीन चीज़ें इसमें निकलती है। चूने का पानी, भैया हमारा चूने का पानी हुआ, इसमें हमें क्या मिला दिया? हम इसमें मिला दिया सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दिया, और ये क्या बन गया? ये बना हमारे कैल्शियम सल्फाइड बना। फिर किस में बना? जल में हुआ, और फिर हमारे इसमें उष्मा निकली, गर्मी निकली, तो इनसे मिलकर ये रिएक्ट किया। वह अभिक्रिया जिसमें अम्ल या क्षारक मिलकर एक दूसरे के प्रभाव को समाप्ति कर देता, तो ये तो हमारे क्या? उदासीनीकरण हो गया। उदासीनीकरण जो अभिक्रिया में एक नया पदार्थ उत्पन्न होता है जिसे हम लवण बोलते हैं। लवण का मतलब साल्ट होता है। यदि आप साल्ट में घर में आप देखेंगे जो हमारे साल्ट जो नमक होता है वो न्यूट्रल्स होता है, इसमें को कोई भी कलर नहीं होता। तो इसमें क्या होती है? ना तो एसिड होता ना बेस होता है, इसका जो कलर होता है न्यूट्रल्स होता है, जिसको हम लवण या साल्ट बोलते हैं। अब आता है हमारा एक नाम टॉपिक है नेक्स्ट हमारा भौतिक और रासायनिक। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो वह कैल्शियम कार्बोनेट CaCO2 में बनने की क्रिया के कारण दूधिया रंग का, दूधिया किस तरह का? ये सफ़ेद रंग का वो हो जाता है। तो क्या मिला है हमने उसमें? चूने का पानी और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और ये अभिक्रिया कर पे क्या बना? तो ये बना हमारा CaCO3 बना, और इसका जो कलर, और कलर किस तरह का होगा? ये हमारा होगा दूधिया कलर का, तो इसमें ये कन्वर्ट हुआ। खाने के सोडे का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये सोडियम बार्नेट होता है, जिसका हमारा सूत्र CaHCO3। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये इसका सूत्र काफ़ी बार पूछा जाता है कि खाने का सोडे का जो रासायनिक जो सूत्र है, रासायनिक नाम क्या था? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम बार्नेट या बोलते NaHCO3। ऐसी दो विधियाँ बताई जिनके द्वारा लोहे को जंग लगाने से बचाया जाता है। भाई जब हम लोहे को यदि पेंट कर देंगे या फिर लेपन कर देंगे उस पर किसी भी चीज़ का, तो वो क्या हो जाएगा? उससे जंग से क्या हो जाएगा? वो
रुक जाएगा। ऐसे परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं जिसमें किसी भी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों का परिवर्तन होता है। जैसे हमने कोई भी शीट है, हमने ये पेपर है, इसको पेपर को हमने ये काट दिया, 4 भाग में काट दिया, लेकिन ये अलग अलग काट में ये इस तरह है, लेकिन जब इसमें जोड़ेंगे तो इसमें भौतिक तो परिवर्तन है रहेगा, तो पेपर ही क्या रहेगा, ये पेपर है। ये कोई बैलून है, हमने बैलून को क्या बनाया, बैलून को हमने फुलाया, फुलाने के बाद फिर उसी पोजीशन पे आ गया, तो इसका सिर्फ भी भौतिक परिवर्तन हुआ, इसमें कोई भी नया चीजें नहीं बनी, तो इस तरह का भौतिक परिवर्तन होगा। ऐसे परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ का निर्माण तो हम रासायनिक या केमिकल चेंजेस कहेंगे, रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। जैसे हमने क्या किया, जैसे हमने अगरबत्ती जलाई, अगरबत्ती क्या होगा, ये एसिड में जब हम इसको जलाएंगे तो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर उससे हीट भी निकलेगी, तो ये क्या होगा, एक नया सब्सटेंसेस बना, नया चीज बना, तो उसको रासायनिक परिवर्तन कहेंगे। जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है, नींबू के रस में, तो बुलबुले बनते हैं और गैस भी उससे निकलती है। तो खाने का सोडा हुआ, उसमें हमने नींबू मिलाया, नींबू का रस मिलाया, तो उससे क्या होगा, हमारा नमक, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, 3 चीज में क्या होते हैं, रिएक्ट करेगा। ये एक रासायनिक परिवर्तन हुआ। जब अम्ल किसी भी कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो वो नमक, कार्बन और क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड पानी में परिवर्तित हो जाएगा। आगे देखते हैं, दही का जमना एक रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ क्यों है रासायनिक परिवर्तन, भाई दही है, दूध है, दूध से हमने क्या बनाया, दही मिला बना दिया, तो दही से हम दोबारा दूध तो नहीं बना सकते, वो क्या होगा, एक नया चेंजेस बन गया, नया उसमें केमिकल चेंजेस हो गया। तो ये भी पूछा था किसमें केमिकल चेंजेस है, किसमें जो भौतिक चीज़ों में परिवर्तन हुआ, तो वो हमारे क्या होगा, फिजिकल चेंजेस होगा। लेकिन जब उससे कोई नई चीज़ें बन जाएगी तो रासायनिक परिवर्तन हुआ, क्योंकि इसमें एक नया एक लैक्टिक अम्ल बना, और जो मूलक अगर लैक्टिक अम्ल बना, इसमें जो दही का भी आगे देखा था क्या था कि वो लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित होगा, जिससे नया सब्सटेंसेस बना। जो मूल पदार्थ वसा और प्रोटीन यानी दूध, दूध में क्या होते हैं, वसा और प्रोटीन होता है, और दूध से स्वाद से भिन्न हो जाता है। अब दही क्या होती है, दूध जैसी तो नहीं लगती, वो बिल्कुल हमें अलग हो जाएगी, इसलिए क्या होगा, अलग तरह से होगा। इसके अलावा परिवर्तन अपरिवर्तन होता है, दही को दूध में परिवर्तन नहीं किया, मतलब क्या होता है कि जो हम जब हमने दही को जमा दिया, दूध से दही जमा दिया, तो दही को हम दोबारा दूध में कन्वर्ट नहीं कर सकते, दही में एक लैक्टिक अम्ल बन गया, और लेकिन दूध में क्या था, वसा प्रोटीन, लेकिन हम जो लैक्टिक अम्ल को हम वसा और प्रोटीन दूध में दोबारा कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब इसमें चेंज में भी स्वाद आएगा, उसको खट्टा स्वाद आएगा, उसका थोड़ा अलग स्वाद आएगा दूध का। लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, यस है, लकड़ी एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि जलने पर लकड़ी राख का मतलब कहते हैं कार्बन में परिवर्तित हुई, कार्बन डाइऑक्साइड में गैस रिलीज हुई, CO2 गैस रिलीज हुई, जल वाष्प बना, उसमें क्या होगा, हमारी भाप में गई, वायु में भी गई, और फिर गर्मी और प्रकाश जैसे कई पदार्थ में परिवर्तित हो गई। इसके अलावा परिवर्तन अपरिवर्तनीय है, जैसे छोटे टुकड़ों में लकड़ी को काटना। हाँ भाई देखो, ये हमने लकड़ी को जलाई तो नया हमारा क्या होगा, केमिकल चेंज होगा, लेकिन हम जब कोई भी ये हमारे लकड़ी को हमने इसके 3-4 टुकड़े कर दिए, 1 2 3, तो ये फिर रहेगा तो लकड़ी ही, इसमें कोई नया सब्सटेंसेस तो नहीं बनी, हमारे का ये होगा ये होगा फिजिकल चेंजेस। एक भौतिक परिवर्तन के द्वारा, क्योंकि जो लकड़ी के मूल संरचना नहीं बदली गई, मतलब जब हमने लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े करे तो वो लकड़ी तो रही है, कुछ अलग से तो चेंज नहीं हुआ है, तो इसलिए उसमें क्या होगा, मूल संरचना में कोई परिवर्तन नहीं आया और कोई भी नया पदार्थ नहीं बना। कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल निम्नानुसार तैयार किया जाता है, एक बीकर में पानी ले लो और उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालें, पानी गर्म करें, जब तक पानी उबलने लगे तो उसमें लगातार कॉपर सल्फेट पाउडर डालें और संतृप्ति स्तर तक उसको कॉपर जो सल्फेट पाउडर डालना जारी रखें। संतृप्ति स्तर का मतलब है सैचुरेटेड स्तर। सैचुरेटेड स्तर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा सीमा जब हम उसमें दूसरी एक मात्रा में ये एक सब्सटेंसेस में एक वस्तु में दूसरी वस्तु को जो मिलाते हैं तो उसकी एक सीमा निर्धारित होती है, मतलब उससे ज़्यादा हम उसमें नहीं मिला सकते, तो वो ये हम सैचुरेटेड स्तर होता है, तो उसमें हमने जारी रखा इसमें, और उसमें क्या करते हैं, फिर उसके बाद हमने उसको स्टॉप किया और उसको घोल को हमने छान लेते हैं, फिर जो ठंडा होने के बाद उसको छोड़ देते हैं। हम कुछ घंटों के बाद देखेंगे जो कॉपर सल्फेट में क्रिस्टल का निरीक्षण कर सकते हैं, उसमें आपको इस तरह से चमकीले टाइप में आपको इसमें ऐसे जुड़े जुड़े आपको क्रिस्टल नजर आएंगे। जंग लगाने के लिए ऑक्सीजन तथा पानी जल वाष्प दोनों ही उपस्थित आवश्यक होता है। पूछा जाता है कि पेपर में कि जंग लगने के लिए क्या क्या चीज़ आवश्यक होती है, तो ऑक्सीजन और पानी और जल वाष्प। जो पेंट की जो परत हवा और ऑक्सीजन के साथ लोहे के सीधे संपर्क को रोककर जंग लगाने से उसको बचाता है। जंग लगाने के लिए ऑक्सीजन तथा नमी जल वाष्प दोनों की उपस्थिति आवश्यक होती है। तटीय क्षेत्र में, रेगिस्तान क्षेत्र में जो कम आर्द्र होते हैं, मतलब जहाँ पे कम नमी होती है, उनकी तुलना में हवा में नमी की मात्रा अधिक
अधिक अत्यधिक नम होती है, इसलिए तटीय क्षेत्रों में जंग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लगता है, क्योंकि वहाँ पे वायु भी नरम होती है और उसमें क्या होते हैं पानी की ज़्यादा मात्रा, तो उसके रिएक्ट से क्या हो जाता है कि ज़्यादा जंग लगने के चांसेस होते हैं। तो ये वाले हमारे जो 5-6 टॉपिक है ये कंप्लीट होते हैं। और आपको यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरह से करा सकूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।